मैं खटमंडू में रहते हुए बहुत तंग आ चुका था। पाकिस्तान जाने वाली हर डाक में बिला नागा मैं अपने महकमे से दरखास्त करता था कि मुझे वापस आने की इजाजत दी जाए, लेकिन हर बार मुझे यही जवाब मिलता कि तुम्हें जल्द ही वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन इस जल्द में दिनों से हफ्ते और हफ्तों से महीने बनते जा रहे थे। इधर मेरी हालत ये थी कि दुश्मन का मेरे गिर्द घेरा रोज बरोज तंग हो रहा था। मेरी कैफियत बिल्कुल उस भेड़िए जैसी थी जो शिकारी कुत्तों के घेरे में आ चुका हो। भेड़िए के खौफ से कुत्ते करीब भी नहीं आते और इस उम्मीद पर भागने की राह भी नहीं देते कि भेड़िया किसी जानिब से जरा गाफिल हो तो वो यकबारी उस पर हमला कर दें। मैं चौमुखी जंग लड़ रहा था और मेरा हौसला और कुव्वत मुदाफियत रोज बरोज कम हो रही थी। सिर्फ मरियम थी जो इन हालात में मुझे हौसला देती, लेकिन उसके चेहरे से साफ जाहिर होता था कि मुझे दरपेश खतरात से वो खुद अंदर से टूट फूट रही है। मुझसे ज़हनी वाबस्तगी, हम आहंगी और चाहत के अलावा मरियम को मेरे बगैर अपना मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक दिखाई देता था। सिर्फ एक और चाइनीज फैमिली खटमंडू में रहती थी जो गैर मुस्लिम थी। मरियम के वालिदैन खटमंडू में आकर आबाद तो हो गए थे, लेकिन उनकी बेटी का मुस्तकबिल अंधेरे में डूब चुका था। 26 बरस की उम्र होने के बावजूद उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। खटमंडू में सिर्फ एक नुमाया मुस्लिम खानदान था जो कश्मीर से हिजरत करके यहाँ आबाद हुआ था। वो लोग खानदान से बाहर शादी नहीं करते थे। इस पस मंजर में मरियम ने ये समझते हुए कि जिंदगी भर उसकी शादी नहीं हो सकती और वालिदैन के बाद उसे अकेले ही रेस्टोरेंट चलाना और जिंदगी के नशीब फराज से गुजरना होगा, अपनी जात में खुद एतमादी, जुर्रत और हौसला पैदा कर लिया था। मुझसे मिलने के बाद उसे फिर घरेलू जिंदगी गुजारने के आसार नजर आने लगे और उसकी नस्वानियत जिसने उसे सुला दिया था पूरी शिद्दत से जाग उठी थी। उसका मेरे साथ वालेहानापन रोज बरोज बढ़ता जाता था और वो मेरी सलामती के लिए मुझसे ज्यादा मुतफक्किर रहती। मैं भी एक पुरसुकून और नई जिंदगी गुजारने के लिए बेताब था। इसलिए जब मेरी महकमाना डाक में हर बार बहुत जल्द की खबर मिलती तो मैं भिन्ना उठता। दिन यूं ही बेकैफी के आलम में गुजरते जा रहे थे। इस दौरान मुझसे मिलने के लिए कई बार महाजिरों के नुमाइंदे आए। अपनी रोजमर्रा की परेशानियों के अलावा एक बार दबी जबान में उन्होंने मुझे बताया कि जो महाजिर अफगान एयर के जहाजों से अनकरीब पाकिस्तान परवास करने वाले हैं वो बैक वक्त खुशी और परेशानी की हालत से दो चार हैं। उन्हें पाकिस्तान जाने की खुशी के साथ साथ ये परेशानी भी है कि पाकिस्तान पहुंचते ही उन्हें रिहाइश और रोजमर्रा की जरूरियात के लिए रुपया दरकार होगा जो उनके पास नहीं है। यहाँ खटमंडू में तो 2 वक्त की रोटी की फराहमी के लिए वो स्ट्रीट हॉकर बनकर और मुख्तलिफ जगहों पर अशिया बेचकर जैसे तैसे जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। नेपाली दुकानदार उन्हें उधार पर फरोख्तगी के लिए सामान भी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्हें आगे कुछ सुझाई नहीं देता। सिफारत खाना भी इस मसले पर बिल्कुल खामोश है और किसी किस्म की यकीन दहानी नहीं करवा रहा। महाजरीन के लिए इस मसले को मैंने बहुत पहले महसूस कर लिया था। मैंने उन्हें बताया कि हर प्रवास पर रवानगी से पहले हर महाजिर कुंबे को देने के लिए मैंने 3000 पाकिस्तानी रुपयों के लिफाफे तैयार कर रखे हैं। ये रकम गो के उनकी जरूरियात के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन उन्हें फौरी परेशानी से बचा सकती है। मेरे इस इंतजाम से महाजिर नुमाइंदे बहुत खुश हुए। मैंने उन्हें ये भी कहा कि वो पाकिस्तान जाने वाले सारे महाजिरों को ये बात बता दें और ये भी कहें कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम भी उनकी बेसरो सामानी से गाफिल नहीं और वतन पहुंचने पर उन्हें किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हीं दिनों मालूम हुआ कि पाकिस्तानी महाजिरों के एक ग्रुप ने सिफारत खाने के बाहर मुजाहरा किया है। ये वो महाजिर थे जो बीरगंज से लेकर खटमंडू के नवाही कस्बात और दीगर शहरों में मुकीम थे। सिफारत खाने ने सिर्फ अपने नोटिस बोर्ड पर फ्लाइट शेड्यूल और उन परवाजों पर जाने वाले महाजिरों की लिस्ट लगाई थी और ये अहकामात भी थे कि अगर एक मुकर्ररा तारीख तक लिस्ट में दर्ज महाजिरों ने सिफारत खाने में रिपोर्ट करके फाइनल कंफर्मेशन न करवाई तो उनकी जगह दूसरे महाजिरों को इन परवाजों पर भेज दिया जाएगा। मैं समझता था कि इसमें न तो सिफारत खाने का कोई कसूर था और न ही महाजिरों का। इन परवाजों पर जो पहले ही हाफ लोड और जहाज की पैसेंजर कैपेसिटी से आधे मुसाफिर लेकर जाती थी, उनकी महदूद नशिस्तों को भी खाली तो नहीं भेजा जा सकता था। सिफारत खाने में इन महाजिरों ने अपने राब्ते के लिए कोई एड्रेस भी नहीं छोड़ा था जिस पर सिफारत खाना उन्हें बजरिया डाक ही मुत्तला कर सकता। महाजिर अपनी जगह सच्चे थे कि वो ऐसे कस्बों में और ऐसी गैर नुमाया जगहों पर रहते थे जहां डाक का मिलना नामुमकिन था। खटमंडू जैसे मरकजी शहर और दारुल हुकूमत में डाक का इतना नाकिस निजाम था कि डाक लेने के लिए डाक खाने जाना पड़ता और मेजों पर बिखरे हजारों खतूत में से अपने खत तलाश करने पड़ते। महाजरीन के मुजाहरे की बात सुनकर मैं खामोश रहा, क्योंकि खामोश रहने के सिवा मैं कर भी क्या सकता था। खटमंडू में मुझे मेरे महकमे ने एक निहायत महदूद टारगेट दिया था।
मैं अगर सिर्फ उसी तक महदूद रहता तो मेरा काम सिर्फ रिपोर्ट्स भेजने और सिफारत खाने को इत्तला देना था। ये तो खटमंडू में महाजरों की बेबसी और भारतीय साजिशों के बिछे हुए अनगिनत जाल देखकर मैं इस झंझट में कूद पड़ा था। महाजरों को तो मैंने इन जालों से खासी हद तक निकाल लिया था, लेकिन खुद उनमें फंस गया था। पाकिस्तानी सिफारत खाना अलग मेरा मुखालिफ हो रहा था। किसी तरफ से भी मुझे कोई मदद या कुमक मिलने की तवक्को नहीं थी। चीनी दोस्त बेशक मेरी हिफाजत के लिए मौजूद थे और मेरे कहने पर वो बड़े से बड़ा जोखिम काम करने को तैयार थे, लेकिन भारतीय साजिशों को समझना, उनसे निपटना और उनका तोड़ करना मेरे चीनी दोस्तों के बस की बात न थी। ये सारा बोझ मुझे अकेले ही उठाना पड़ रहा था। उन्हीं दिनों एक शाम मैं होटल की लॉबी में महाजिर नुमाइंदों से बातचीत कर रहा था। कैप्टन मान खिलाफ तवक्को अकेला कॉफी शॉप में चला गया और वेटर के हाथ एक चिट मुझे भेजी जिस पर लिखा हुआ था कि फौरी अहमियत के मामले पर आपसे मिलने आया हूँ। महाजिरों से माजरत करके मैं उसके पास गया तो बड़े घबराए हुए लहजे में वो बगैर किसी तमहीद के बोला, आपकी वैन में बम नस्ब किया गया है जो गाड़ी स्टार्ट करते ही फट जाएगा। मुझे जो ही मालूम हुआ मैं आपको बताने के लिए भागा आया हूँ। मैंने आर्सेनल और असलहा डंप करने के अलावा बम डिस्पोजल की ट्रेनिंग भी ली हुई है। अगर आप चाहें तो मैं बम निकाल कर उसे डिफ्यूज कर सकता हूँ। मैं हैरान था कि मेरे दुश्मनों में से ये एक भारतीय सिफारतकार यकायक क्यों कर मेरा इतना हमदर्द बन गया कि मेरी जान बचाने के लिए अपने मुल्क से गद्दारी पर आमादा हो गया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि चलो और बम निकालो। वो मेरे साथ वैन की तरफ आया और मुझे कदरे फासले पर खड़ा होने का कहकर वैन के नीचे चला गया और 5-6 मिनट में ही एक्सप्लोसिव स्टिक्स का बना हुआ बम और उसके साथ लगी तारों को लेकर बाहर निकला। छोटा कटर वो अपने हमरा लाया था। उसने तारों को बम से अलहदा किया और बोला, अब ये महफूज है। बम को छुपाने के लिए उसने मुझसे कपड़ा मांगा और फौरन ही बोला, अब तो ये बेजरर हो चुका है, मैं इसे कोट की जेब में डाल लेता हूँ। मुझे यहाँ से फौरी वापस जाना चाहिए ताकि कोई मुझे देख न ले। इतनी देर में मैंने तारें उठाई और उनका गुच्छा बना लिया। कैप्टन मान ने मुझसे तारें मांगी तो मैंने कहा, तुम इनका क्या करोगे, इन्हें मेरे पास रहने दो। तारें मैंने अपनी जेब में डाल ली और कैप्टन मान का शुक्रिया अदा किया। मान घबराया हुआ था। वो तेजी से पार्किंग से बाहर चला गया और मैं ख्यालों के हुजूम में घिरा लॉबी में वापस आ गया। महाजिर नुमाइंदों को मैंने जल्द ही रुखसत कर दिया और अपने कमरे में चला आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी वैन में बम किसने और कैसे लगाया है। मेरे ज़ाहिरी दुश्मनों में तो भारतीय सिफारत खाने और उनके हवारी ही थे। अगर ये काम उनका था तो कैप्टन मान को क्या जरूरत पड़ी थी कि मुझे बचाने के लिए आगे आता। अगर ये किसी दूसरे की कार्रवाई थी तो कैप्टन मान को इसकी इत्तला कैसे मिली। उसका अपने हमरा कटर लाना भी इस बात की दलील थी कि उसे 100% यकीन था कि बम वैन में लगा हुआ है। बम की नौयत और साख्त का अगर उसे इल्म नहीं था तो ये टाइम बम भी हो सकता था, जिसे डिफ्यूज करने के लिए पेचकस के अलावा कई मुख्तलिफ टूल्स दरकार थे। उसने कॉफी शॉप में यकीनी तौर पर यह कैसे कहा था कि वैन स्टार्ट करते ही बम फट जाएगा। मुझे यूं महसूस हुआ कि बम प्लांट करने का ये वाकया साजिश दर साजिश है। मैंने तारों का गुच्छा निकाला। डबल तारें दोनों तरफ से कटी हुई थीं। बम के साथ लगी तारें तो कैप्टन मान ने मेरे सामने काटी थीं, लेकिन करंट वाली तारों के साथ लगी बम की तारें भी कटी हुई थीं। इसका वाज़े मतलब ये था कि वैन की बैटरी की करंट वाली तारों के साथ बम की तारों का कुछ हिस्सा जरूर लगा होना चाहिए। रात का अंधेरा फैल चुका था। मैंने तारें चेक करना अगली सुबह तक मुलतवी कर दिया और मरियम को फोन पर कहा कि आज वो होटल आ जाए क्योंकि वैन के इंजन में कुछ खराबी है। मैंने उससे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि मैं उसे मजीद सरासीमा नहीं करना चाहता था। अगली सुबह मैं वैन को एक सर्विस स्टेशन पर ले गया। वैन सर्विस भी करवाई और लिफ्ट पर चढ़ी वैन के नीचे का अच्छी तरह से जायजा लिया। वैन का निचला हिस्सा लोहे की एक बड़ी चादर ने ढांप रखा था और सिवाय रेडिएटर के कुछ दिखाई न देता था और न ही मुझे कोई तार दिखाई दी। सर्विस के दौरान ही मैंने इंजन का भी अच्छी तरह से जायजा लिया। इंजन में भी ऐसी कोई तार दिखाई न दी जिससे बम वाली तारों का कोई टुकड़ा मुंसलिक हो। मुझे सारी गेम समझ में आ गई। कैप्टन मान बारूदी सलाखें नहीं बल्कि उनकी डमी हमरा लाया था, जिसे वो कोट की जेब में छुपा कर लाया था और वैसे ही वापसी पर ले गया। वैन के नीचे घुसकर उसने जेब से डमी निकाली, बाहर निकलकर मुझे दिखाई और कोट की जेब में डालकर रफू चक्कर हो गया। ये मुझे हरासा करने की एक नाकाम और कमजोर कोशिश थी। मैंने उसी वक्त ये फैसला कर लिया कि उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी किसी गाड़ी में असल धमाका करूंगा।
इस वाक़ये के तीसरे दिन ही कर्नल आनंद और कैप्टन मान मेरे पास आ गए। गो के कैप्टन मान ने मुझे बम की बात सिर्फ अपने तक महदूद रखने को कहा था, लेकिन कर्नल आनंद ने कॉफी शॉप में बैठते ही कहा, आसिफ देखो, तुम्हारी जान बचाने के लिए मान ने अपनी मुलाजिमत और अपना मुस्तकबिल भी दाव पर लगा दिया। तुम यकीन नहीं करोगे कि जब हम सिफारत खाने के गैर पंजाबी लोगों से बात करते हैं तो फखरिया तुम्हारा जिक्र करते हैं कि क्या हुआ जो आसिफ पाकिस्तानी है, लेकिन उसने अपने जुर्रतमंदाना कारनामों से पंजाबियों का नाम रोशन कर दिया है। पंजाबी चाहे बॉर्डर के दूसरी जानिब का हो या हमारी तरफ का, जब कोई कारनामा सर अंजाम देता है तो हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। कर्नल आनंद ने अब मेरी बाकायदा ब्रेन वॉशिंग शुरू कर दी थी। गुज़श्ता मुलाकातों के दौरान मैं ज्यादातर खामोश रहता और उसकी बातें सुनता था। मेरी खामोशी से उसने यकीनन ये नतीजा अखज़ किया होगा कि उसकी गुफ्तगू मुझ पर असरअंदाज हो रही है। बम के ड्रामे के बाद ये उसका अगला कदम था कि मुझसे अपनी हमदर्दी की वजह पंजाबी होना बताए और गैर महसूस तौर पर मेरे जहन और ख्यालात को बदले। इधर मेरे जहन में कभी पाकिस्तान से हटकर सूबाई या लिसानी बुनियादों पर सोच का साया तक न पड़ा था। मेरी निगाह में पाकिस्तान की सरहदों के अंदर कोई और लकीर नहीं थी। एक आनंद तो क्या, हजारों आनंद भी आ जाते और मेरी ब्रेन वॉशिंग करते तो उनकी सारी कोशिश मुझ पर असर किए बगैर यूं गुजर जाती जैसे बारिश में बरसाती पर से पानी की बूंदें गुजर जाती हैं। मैं कर्नल आनंद और कैप्टन मान की हाँ में हाँ मिलाता चला गया ताकि वो पूरे तौर पर खुलकर मेरे सामने आ जाएं। यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे कि अफगान एयर का जहाज पहली परवाज के लिए आ गया। मरियम और मैं जहाज पहुंचने से पहले ही हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे। हवाई अड्डे पर अजब गहमा गहमी थी। जाने वाले महाजिरों के चेहरों से खुशी और मुसर्रत फूट रही थी और उन्हें रुखसत करने वाले अपनी हसरत और यास को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। हम इमिग्रेशन के साथ ही खड़े थे और क्लियरेंस मिलते ही उन्हें खैरियत से पाकिस्तान पहुंचने की दुआओं के साथ रुपयों का लिफाफा थमाते जाते। सिफारत खाने का निचले दर्जे का एक मुलाजिम भी वहां मौजूद था और बड़ी बेजारी से ये सारा मंजर देख रहा था। उन दिनों अफगान एयर दुनिया की घटिया तरीन एयरलाइंस में शुमार होती थी। यही बहुत था कि अफगानिस्तान के पास एयरलाइन थी। इन परवाजों के लिए यूएनओ ने माकूल मुआवजे पर उनके जहाज चार्टर किए थे। उसके बावजूद उनके अमले की फिरौनियत उरूज पर थी। महाजिरों के सामान को वो इस बेदर्दी से उठाकर फेंकते और ले जाने से इनकार कर रहे थे जैसे ये परवाजें वो मुफ्त में चला रहे हों। दूसरी तरफ महाजिरों ने भी इंतहा कर दी थी। घर के झाड़ू तक वो साथ ले जा रहे थे। सामान उन्होंने इस तरह बांधा हुआ था जैसे जहाज पर नहीं किसी बैलगाड़ी पर सफर करने वाले हों। किसी दिलजले महाजिर ने, जिसका नाम शायद उन परवाजों में शामिल नहीं था, एक कागज पर जली हुरूफ में खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं लिख कर जहाज पर चस्पा कर दिया। इसमें सफर अंग्रेजी में लिखा था। उन दिनों हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी का निजाम बराए नाम ही था। अलविदा कहने वाले जहाज के बहुत करीब बिला रोको टोक चले जाते। जहाज का अमला महज ज्यादा परवाजों के बहाने यूएनओ से रुपया बटोरने के लिए आधी खाली सीटों के साथ परवाज करता था, जबकि दूसरी एयरलाइंस वाले फुल लोड के साथ उड़ते थे। शुरू के हफ्तों में 2 और बाद में हर हफ्ते 3 परवाजें हो गईं। ये सन 1975 के मार्च का महीना था। एक तरफ महाजिरों की पाकिस्तान रवानगी शुरू हो चुकी थी, दूसरी तरफ हर रोज 5-10 नए महाजिर खटमंडू पहुंच रहे थे। बांग्लादेश से निकलने के बाद कमोबेश 4 साल का अरसा नामालूम उन्होंने भारत में कैसे गुजारा होगा और ये कैसे मुमकिन था कि इस तमाम अरसे में भारतीय जासूसी एजेंसियों और पुलिस से उनका कभी पाला न पड़ा हो और खटमंडू आते ही स्टीमर पर चढ़ते हुए भी सीबीआई वालों की नजर से वो बच गए हों। इतने सारे इत्तेफाकात किसी एक के साथ पेश आना तो मुमकिन हो सकते हैं, लेकिन सबके साथ नहीं। हर नए महाजिर की आमद पर मेरे शक व शुबहात में मजीद इजाफा होता जाता। परवाजें जारी थीं कि मुझे पाकिस्तान से आने वाली महकमे की डाक में एक हिदायतनामा और एक शख्स की 2 तस्वीर मिली। हिदायतनामे में लिखा था कि ये शख्स DMI का तजुर्बाकार जासूस है। इसने जिस्मानी तौर पर मुसलमान दिखाई देने के तकाजे भी पूरे कर रखे हैं। 2 खासी खूबसूरत और पढ़ी लिखी औरतें जो तरबियत याफ्ता भारतीय जासूसा हैं, इसके हमरा बहैसियत बीवी और बेटी के हम सफर होंगी। तुम्हारे मुताल्लिक तुम्हारी तफसीलात उनको DMI ने मुहैया कर दी हैं और तुम्हें देखते साथ ही ये तुम्हें पहचान जाएंगे। बिहारी जासूस हुलिया बदलने का माहिर है और कभी क्लीन शेव, कभी नकली दाढ़ी लगाकर, कभी पाजामा कमीज और कभी 3 पीस सूट पहनकर हर बार नया रूप इख्तियार कर लेता है। उसकी शक्ल सूरत न बिल्कुल बिहारी है और न बंगाली और न ही ये पूरा पंजाबी या पठान लगता है। ये तीनों अनकरीब खटमंडू पहुंचने वाले हैं। हिदायतनामे के आखिर में लिखा था, गिव देम अ गुड ट्रीट। हमेशा की तरह इस बार भी मेरी वापसी को बहुत जल्द कहकर मुझे टरखा दिया गया था। बहुत जल्द पढ़कर मुझे इतना गुस्सा आया कि एक बार तो ये सोच भी आई कि अब मैं उन्हें टरखाना शुरू कर दूं। लेकिन इस सोच को इस ख्याल ने फौरन ही खत्म कर दिया कि मैं अफराद के मफाद के लिए नहीं बल्कि वतन की मोहब्बत और आबरू के लिए आग के समंदर में कूदा था। खुदा वतन को कायम दायम सलामत और पाइंदा रखे। हुकूमतें और अच्छे बुरे अफराद तो
मानी जानी चीजें हैं। मुमकिन है काठमांडू में मुझे मजीद रखने का फैसला करने वाला कोई ऐसा शख्स हो जो मेरे जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ना चाहता हो। वो शख्स मेरे लिए चाहे कितना ही बेरहम क्यों ना हो, लेकिन उसका ये अमल भी वतन की मोहब्बत की खातिर ही है, क्योंकि उसे मुझसे कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं। मैंने भी भारत और काठमांडू में खून की जो होली खेली थी वो किसी से जाती दुश्मनी के लिए नहीं बल्कि वतन दुश्मनों के साथ खेली थी। अपने वतन की मोहब्बत में इंसानी सोच में अगर जरा सा भी जाती मफाद शामिल हो जाए तो वो वतन परस्ती को गद्दारी में बदल देता है। वतन परस्तों को इस वादी में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। मैंने मरियम को इस आने वाली नई तिकोनी मुसीबत के मुतालिक बताया। इस तिकोन में चूंकि 2 औरतें भी शामिल थीं, इसलिए मरियम ने मुझसे वादा लिया कि मैं उसे भी किसी हद तक उनसे निपटने में हिस्सा लेने दूंगा। मैंने ये वादा महज इस हद तक किया था कि वो उनसे उलझने में कभी कभार मेरे हमरा रहेगी, वरना मैं बखूबी जानता था कि DMI का जो कारकुन इस हद तक कमिटेड हो कि अपने धर्म के खिलाफ मुसलमान दिखाई देने के लिए जिस्मानी तब्दीली भी करवा ले और तजुर्बाकार इतना हो कि हर बहरूप धार सके, उसका जोशीली लेकिन सीधी सादी मरियम भला क्या मुकाबला कर सकेगी। गर्ज है कि मैंने उन तीनों के इस्तकबाल और गुड ट्रीट के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया। मैंने मोहसिन और नए शादीशुदा लड़कों की ड्यूटी लगा दी कि हर नए आने वाले महाजिर के मुतालिक मुझे मुकम्मल मालूमात दें। उधर सिफारत खाने में सफीर साहब के जरिए मैंने गुज़श्ता 2 माह में रजिस्टर होने वाले नए महाजिरों की मुकम्मल लिस्ट भी ले ली। ये ऐन मुमकिन था कि वो जासूस पहले ही काठमांडू पहुंच चुके हों और बहैसियत एक कुंबे के या अलहदा तौर पर रजिस्ट्रेशन भी करवा ली हो। यह भी मुमकिन था कि वो भारतीयों की हैसियत से काठमांडू आ चुके हों और किसी मुनासिब मौके की तलाश में हों कि पाकिस्तानी सिफारत खाने में रजिस्ट्रेशन करवा कर और अहलकारों की मुट्ठी गर्म करके उन्हीं परवाजों पर पाकिस्तान चले जाएं। उनकी मंजिल बहर तौर पाकिस्तान थी और सिर्फ काठमांडू में उनका महाजरीन बनकर कयाम करना उनकी बताई गई अहलियत से बहुत कमतर दर्जे का काम था। मैंने पाकिस्तान से आने वाले हिदायतनामे को कई बार पढ़ा। इतनी मुफस्सल हिदायत और तीनों जासूसों की तफसीलात और तस्वीर भेजने का मतलब था कि मेरे महकमे का राब्ता DMI के किसी ऐसे अहम रुकन से हो चुका था जिसने उन्हें इस कदर मुफस्सल तफसीलात मुहैया की थी। दूसरी बात जो मेरे जहन में खटक रही थी वो ये थी कि नॉर्मल प्रोसीजर के मुताबिक ये मालूमात भारत से पाकिस्तान पहुंचने, उनके एनालिसिस होने और फिर उन्हें मुझ तक पहुंचने में कमोबेश 1 माह का अरसा लगा होगा। तस्वीरें भी स्टूडियो की बनी हुई नहीं बल्कि चलते फिरते खींची गई थी। इन तमाम बातों से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि भारत में हमारे किसी ग्रुप को ये मालूमात देने वाले को खुद इसका इल्म शायद 1.5 माह कबल हुआ होगा। पाकिस्तान जाने वाली परवाजें शुरू हो चुकी थीं और उन तीनों जासूसों ने अगर परवाजों के उसी शेड्यूल में पाकिस्तान जाना था तो सिफारत खाने की फाइनल लिस्ट में उनके नाम होने चाहिए। मैंने लिस्ट को कई बार पढ़ा लेकिन कोई महाजर फैमिली ऐसी दिखाई न दी जो 1 मर्द और 2 खवातीन पर मुश्तमिल हो। मैं सिर्फ मफरूजों पर काम कर रहा था लेकिन अक्सर मफरूजे ही हकीकत साबित होते हैं। ये तो मुझे यकीन था कि ये लोग काठमांडू पहुंच चुके हैं और इन्हीं परवाजों पर उन्हें जाना भी है। इन 2 बातों को बेस बनाकर मैंने इम्कानात पर सोचना शुरू किया तो 2 बातें सामने आईं। अव्वल ये कि सिफारत खाने की फाइनल लिस्ट में काठमांडू के गिरदोनिवाह के रहने वाले कई महाजिर कुंबे लेट होने की वजह से शामिल होने से रह गए थे और उनकी जगह पर दूसरे महाजिरों को भेजने के सवाबदीदी इख्तियारात हमारे सिफारत खाने को और उसे मजीद श्रिंक और डेफिनेट करते हुए सिफारत खाने के किसी एक शख्स के पास थे, लेकिन वो शख्स भी सिर्फ रजिस्टर्ड महाजिरों को ही भेज सकता था। गुज़श्ता 2 माह में रजिस्टर होने वाले महाजिरों की लिस्ट को भी मैंने कई बार पढ़ा लेकिन कोई सुराग हाथ न लगा। इस उक्दे को हल करने में किसी हद तक मेरा जाती मफाद भी था।